हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स और चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका यह फर्स्ट पार्ट होगा और पार्ट वाइज वीडियो आएंगे, जिसके सहारे आप सभी वीडियो को देख पाएंगे। और साथ ही साथ मैं यह याद दिलाता चलूँ कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। चला तो फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश। यह सवाल उठता है कि प्रकाश होता क्या है, लाइट क्या है। प्रकाश एक वजह है, प्रकाश एक ऐसा वजह है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख लेते हैं। ठीक है, एक ऐसा वजह जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख लेते हैं, उसे ही हम प्रकाश कहते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन की बात की जाए तो वैसा कारक जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसे प्रकाश कहते हैं। तो आप बोलिएगा कि प्रकाश के सहारे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका हम उदाहरण कैसे देंगे। उसका कुछ उदाहरण रहना चाहिए, कुछ प्रूफ रहना चाहिए। तो हाँ, उसका भी प्रूफ है, प्रकाश के सहारे हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं दो छत का। ठीक है, मान लीजिए ये एक छत है और ये एक छत है। ठीक है, छत है, रूप है। तो ये छत है, इस छत पर एक आदमी खड़ा है। ठीक है, और इस छत पर एक आदमी खड़ा है। ठीक, और इस छत पर बल्ब जल रहा है, रोशनी कर रहा है, लाइट कर रहा है इस छत पर में, यानी कि प्रकाश है। इस पर लाइट है इस पर, और इस पर लाइट नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या है, अंधेरा है। और साथ ही याद रखिएगा रात का समय है। ठीक है, तो यहाँ पर अंधेरा है और यहाँ पर लाइट ये जल रहा है। तो ये व्यक्ति, जब ये छत वाला व्यक्ति बी छत वाले व्यक्ति को देखेगा तो वो दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उस पर लाइट पड़ रहा है, इस पर लाइट पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस छत पर प्रकाश है। और बी छत वाला व्यक्ति ए छत वाले व्यक्ति को देखता है तो ए छत वाला व्यक्ति नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पर अंधेरा है, लाइट है ही नहीं है। तो इससे पता चल जाता है कि लाइट के सहारे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आप ऐसा एक बार करके देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ये प्रकाश हम लोग का क्लियर हो गया। अब प्रकाश स्रोत क्या है वो हम देख लेते हैं। तो किसी भी चीज़ का स्रोत क्या है, आखिर में स्रोत होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक पानी का नल है। ठीक है, तो इसमें से पानी निकल रहा है, पानी यह निकाल रहा है अपने अंदर से। कौन निकाल रहा है? तो नल निकाल रहा है। तो नल क्या कहलाएगा? पानी का स्रोत कहलाएगा, क्योंकि यह पानी को उत्पन्न कर दे रहा है। तो यहाँ से एक स्रोत का कि वह चीज़ जो किसी चीज़ को उत्पन्न करता है वह उस चीज़ का स्रोत कहलाता है। जैसे कि यह नल है, यह पानी को अपने अंदर से निकाल दे रहा है, तो ये नल क्या का स्रोत कहलाएगा? काची का स्रोत। तो नल जो है ना, पानी का स्रोत है, पानी का स्रोत है। नल है पानी का स्रोत। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? इस पे हम एग्जाम्पल लेके आपको बता दिए ताकि आप प्रकाश स्रोत को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो अब आते हैं प्रकाश स्रोत की ओर। जैसे कि नल स्रोत के बारे में हम बताए थे, वैसे ही प्रकाश स्रोत है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक आप विद्युत बल्ब यहाँ पर लगा दिए, इसमें से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ये विद्युत बल्ब ना प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। तो ये विद्युत बल्ब क्या कहला जाएगा? किसका स्रोत? किसको उत्पन्न कर रहा है? तो प्रकाश को उत्पन्न कर रहा है। तो किसका स्रोत हो जाएगा? प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। कौन? विद्युत बल्ब कहलाएगा प्रकाश का स्रोत। ठीक है, तो इसके हिसाब से प्रकाश स्रोत का डिफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, वैसा वस्तु जो अपने अंदर से प्रकाश को निकाल देता है या तो अपने अंदर से प्रकाश उत्पन्न करता है, तो उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत आपका क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं प्रकाश स्रोत के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहला है, ये भी आपका क्लियर हो गया, ये भी आपका क्लियर हो गया। आप प्रकाश स्रोत के प्रकार देख लेते हैं। एक प्राकृतिक होता है, एक मानव निर्मित होता है। देखिए, दुनिया में दो प्रकार की वस्तु पाई जाती हैं। एक तो जो प्रकृतिक ने दिया है, ठीक है, एक तो जो प्रकृतिक ने दिया है, और एक वो है कि जो मानव ने बनाया है, मानव ने जो निर्मित किया है, और एक प्राकृतिक ने जो निर्मित किया है। तो सबसे पहले प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हम जान लेते हैं। वैसी वस्तुएं जो प्राकृतिक द्वारा दी गई हों या बनाई गई हों और वे अपने अंदर से प्रकाश को उत्पन्न कर देती हों, तो वे वस्तुएं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। तो ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है,
ये इसे प्राकृतिक ने निर्मित किया है, बनाया है। तो इसके अंदर से लाइट उत्पन्न होता है, यानी कि सूर्य जो है, सूर्य एक प्रकार का पदार्थ, ये वस्तु है, तो वो अपने अंदर से लाइट को उत्पन्न कर दे रहा है, लेकिन ये प्राकृतिक है, तो इसलिए सूर्य क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। ठीक है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो इसके एग्जाम्पल में आप देख, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, तो सूर्य हो जाएगा, तारे हो जाएंगे। ठीक है, सूर्य और तारे आप ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों प्राकृतिक के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। अब आ जाते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में। ठीक है, अब इसमें आराम से आप बता सकेंगे कि जो मानव द्वारा बनाया गया है और प्रकाश उत्पन्न करता है, तो इसका डिफिनेशन का बात किया जाए तो वैसे वस्तुएं जो मानव द्वारा निर्मित हों, यानी कि मानव द्वारा बनाई गई हों, और वे अपने अंदर से प्रकाश को निकाल देती हों, प्रकाश को उत्पन्न करती हों, तो वैसे वस्तुएं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। अब इसका एग्जाम्पल का बात किया जाए, अगर आप इसका एग्जाम्पल का बात करेंगे, कौन कौन सा हो है मानव द्वारा बनाया गया, तो टॉर्च आप ले सकते हैं, सीधा सीधी टॉर्च। विद्युत बल्ब आप ले सकते हैं, ये तो प्राकृतिक द्वारा दिया गया नहीं है। विद्युत बल्ब ये किसके द्वारा बनाया गया है, मानव द्वारा। टॉर्च हो जाएगा, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि, ये सब क्या हो जाएगा, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में आ जाता है। ठीक है, तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत तक हमने देख लिया। अब आ जाते हैं प्रदीप्त या दीप्तमान पदार्थ। आखिर में प्रदीप्त या दीप्तमान पदार्थ होता क्या है, सबसे पहले ये जानिए। ठीक है, तो वैसे पदार्थ जो अपने अंदर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो उस पदार्थ को प्रदीप्त या दीप्तमान पदार्थ कहते हैं। तो ये किस आधार पर ये दोनों पदार्थ को बनाया गया है, तो इस आधार पर बनाया गया है कि प्रकाश उत्पन्न करने तथा नहीं उत्पन्न करने के आधार पर इन दोनों को बनाया गया है। कुछ वस्तु, दुनिया में दो प्रकार की ही वस्तु पाए जाते हैं, जो प्रकाश उत्पन्न करता है और एक होता है जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। जो प्रकाश उत्पन्न करे वो प्रदीप्त या दीप्तमान कहलाएगा, और जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है वह अप्रदीप्त पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, तो प्रदीप्त और या दीप्तमान का अगर एग्जाम्पल का बात किया जाए, तो इसमें सभी आ जाएंगे, सूर्य आ जाएंगे, तारे आ जाएंगे, विद्युत बल्ब आ जाएंगे। ठीक है, और वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं आगे। विद्युत बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती, ये सब जो भी चीज़ जिससे प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, तो वे सभी हैं प्रदीप्त या दीप्तमान पदार्थ के एग्जाम्पल। अब आ जाते हैं अप्रदीप्त वस्तु में। तो वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल बहुत आसान है, लकड़ी, ठीक है, और उसके बाद लोहा, ईंट, पत्थर, फैन, टेबल, जो भी आप लिख सकते हैं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें अब आ जाते हैं प्रकाश की किरण क्या है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण को समझने से पहले कुछ यहाँ पर एक चीज़ को समझिए आप। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, यहाँ से, ठीक है, एक स्रोत से उत्पन्न हो रहा है, तो कुछ ऐसा उत्पन्न होगा, ऐसा। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए पूरा प्रकाश है, ठीक है, तो ऐसा उत्पन्न होगा। तो कुछ प्रकाश इस दिशा में जाएगा, कुछ प्रकाश इस दिशा में जाएगा, और कुछ प्रकाश इस दिशा में जाएगा। ठीक है, और इसी दिशा को हम कहते हैं प्रकाश की किरण। देखिए, इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, और ध्यान से देखेंगे तो ये एकदम सीधी रेखा है, ये जो है ना सीधी रेखा है। ठीक है, अब रेखा के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ। अभी रेखाएं जो होती हैं ना, दो प्रकार की होती हैं। रेखाएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, सबसे पहला एक होता है, एक सरल रेखा होता है, यानी कि सीधी रेखा, सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा, और दूसरा होता है वक्र रेखा। ठीक है, यानी कि टेढ़ी रेखा। अब सरल रेखा का अगर आप पिक्चर देखना चाहें तो ऐसा होता है, कुछ ऐसा जाएगा सीधी रेखा में, और वक्र रेखा का देखना चाहें तो ये हो गया टेढ़ी, ये वाला जो हुआ ना वो टेढ़ी हो गया। ठीक है, ये टेढ़ी है, ठीक है, और ये सीधी है। तो इसका जो रेखा है, जो प्रकाश का रेखा है, वो किस से मैच कर रहा है, सरल रेखा से मैच कर रहा है कि वक्र रेखा से, तो सरल रेखा। तो इससे हम कह सकते हैं कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है, यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसी सीधी रेखा को हम प्रकाश की किरण कहते हैं।
ठीक है। इसी सीधी देखिए यहाँ पर सीधी रेखा है ये, और ये सीधी रेखा है, और ये भी सीधी रेखा है। यही जो है रेखा है ना, इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। अब इसका डिफिनेशन का बात कर दिया जाए तो प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करती है उस सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, या तो बोल सकते हैं प्रकाश के गमन पथ को, यानी कि प्रकाश के चलने के रास्ते को क्या कह देते हैं हम, प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब प्रकाश की किरण तो आप लोगों को एकदम उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, प्रकाश की किरण बहुत अच्छे से। तो ये प्रकाश की किरण हमने देख लिया। अब आ जाते हैं किरण पुंज पर। ठीक है, तो किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरण तो समझ में आ रहा है, प्रकाश की किरण, और लेकिन पुंज नहीं समझ में आ रहा है। तो पुंज का सीधा सीधा अर्थ हम बता दे रहे हैं, किसी भी चीज़ के समूह को पुंज कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 4 सेब रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये सेब का क्या हो गया, समूह हो गया, या तो बोल सकते हैं सेव पुंज। ठीक है, सेव पुंज, चूँकि ये सेब है और समूह में है तो इसलिए हम बोल सकते हैं सेव पुंज। तो यहाँ से आपको क्या डिफिनेशन मिल रहा है, पुंज यानी कि समूह। ठीक है, समूह। तो यहाँ पर हम क्या डिफिनेशन दे सकते हैं इसका, इसका यह डिफिनेशन दे सकते हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और एक प्रकाश में ढेर सारी किरणें होती हैं। ठीक है, ये जो प्रकाश है इसमें कई सारी किरणें, कुछ यहाँ से निकल के जाती होगी, कुछ सीधी रेखा यहाँ से, कुछ सीधी रेखा यहाँ से, अलग अलग दिशाओं में जाती होगी। ठीक है, तो एक प्रकाश में बहुत सारे मतलब किरण होते हैं, और पूरे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन साफ साफ लिख दीजिए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब किरण पुंज भी कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के मतलब से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है अपसारी, दूसरा होता है अभिसारी, तीसरा होता है समांतर। एक एक करके अब तीनों को देख लेते हैं। अब सबसे पहला है अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो जब किरण पुंज की सभी किरणें, ठीक है, किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। नहीं समझ में आया, समझा देता हूँ। ठीक है, तो एक बिंदु स्रोत है, मान लीजिए बल्ब है। ठीक है, इससे निकल रहा है किरण, किरण पुंज है। ये सब मिला देंगे तो किरण पुंज हो जाएगा, और एक हो जाएगा किरण। ठीक है, तो जब किरण पुंज की सभी किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से, तो इसकी सभी किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जा रही हैं। इन दोनों के बीच की दूरी देखिए बढ़ती चली जा रही है। अभी आगे जाएगा तो और इन दोनों के बीच की दूरी और बढ़ जाएगी। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आगे जाकर इतना बढ़ती चली जाएगी, फैलती चली जाएगी। ठीक है, तो नोट में यहाँ पर और लिख सकते हैं, अपसारी किरण पुंज के किरणों के बीच की दूरी हमेशा बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा नोट में। वैसे कि मेरा समझा, अपसारी का मतलब ही होता है फैलना। ठीक है, अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो सेकंड है हमारा अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है कि एक जगह एकत्रित होना। अभिसारी किरण पुंज, आप लोग अच्छे, जब किरण पुंज की सभी किरणें किसी एक बिंदु स्रोत पर अभिसरित होती हैं, यानी कि मिल जाती हैं, तो उस तरह के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ लेना है। जैसे कि देखिए इसमें उल्टा होता है, यहाँ पर है ऐसा होता है, इस बार इधर से आ रही है प्रकाश की किरण की दिशा अलग है, चेंज है, उल्टा है। इधर से आ रहा है प्रकाश का किरणों का समूह इधर से आ रहा है और इस बिंदु पर मिल रहा है, तो इसका डिफिनेशन का बात किया जाए, जब तो किरण पुंज की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब कि एक जगह मिल रहा है तो इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी किरण पुंज एक बिंदु पर मिल जा रहा है तो इसलिए अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और नोट में अगर आना चाहें तो नोट में लिख सकते हैं, अभिसारी किरण पुंज की बीच की दूरी कम होती चली जाती हैं। देखिए तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है दूरी, तो यहाँ पर आके 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, अंदर जाके और कम, अंदर जाके तो कुछ दूरी ही नहीं रहेगा, सब सट जाएगा, एक में हो जाएगा, एक बिंदु पर हो जाएंगी सभी। अगर इसका एग्जाम्पल का बात किया जाए तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो आप लोग देखे होंगे, वो किरण को क्या करता है, एक जगह एकत्रित कर देता है। जैसे कि यहाँ से सूर्य है, यहाँ से सूर्य का बहुत से किरण आएगा, किरण पुंज, और यहाँ पर पड़ेगा मैग्नीफाइंग ग्लास पे, तो ये किरणों को एक जगह एकत्रित कर देता है। ठीक है, तो ये उसका उदाहरण आप लिख सकते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है अभिसारी किरण पुंज का उदाहरण है। ठीक है,
तो अब आ जाते हैं समांतर किरणपुंज, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। अब समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। जब किरणपुंज की, ठीक है, किरणों के बीच की दूरी समान होती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए किरण पुंज है, 3 है किरण, समूह है किरण का, और किरणों का बीच का दूरी हमेशा समान होगा। ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये चलता आगे तक बढ़ता चला जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर आगे भी रहेगा। 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर भी रहेगा। और साथ ही साथ समांतर, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में मैथ के, कि समांतर रेखा आपस में कभी कट नहीं करती हैं, कि हमेशा आपस में बराबर होती है। मतलब बराबर का मतलब कि बीच की दूरी बराबर होती है। हमेशा 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, कितनी भी दूर चल जाए, अनंत तक ही चल जाए तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। तो समांतर किरणपुंज क्या है, कुछ ऐसा कौन सा वस्तु है जो समांतर किरणपुंज को उत्पन्न करता है, तो ध्यान से सुनिए। सूर्य हो गया, तारा हो गया, चंद्रमा भी हो जाएगा, ठीक है। ये सब एकदम समांतर किरणपुंज को उत्पन्न करता है। तो अनंत से आने वाली सभी किरणें समांतर होती हैं, अनंत से आने वाली सभी किरणें आपस में समांतर होती हैं। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। और यदि इसका सेकंड पार्ट आप लोग चाहते हैं तो वीडियो को मेरे देखिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।